वो दाऊद इब्राहिम जो मुंबई बम धमाकों का मास्टरमाइंड था, वो दाऊद इब्राहिम जो सैकड़ों लोगों की मौत का जिम्मेदार था। दाऊद इब्राहिम इस वक्त पाकिस्तान में छिपा है। पाकिस्तानी फौज उसके बिल की सुरक्षा करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, दाऊद इब्राहिम का खेल 20 साल पहले 2005 में ही खत्म हो जाता है। मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दाऊद का खेल खत्म करने वाले थे। पूरा प्लान तैयार था, लेकिन आखिर वक्त में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ऑपरेशन नाकाम हो गया? इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। देश के सबसे बड़े दुश्मन और 1993 मुंबई ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को पकड़ने की पूरी तैयारी थी। मार्च 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के बाद से ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियां दाऊद इब्राहिम को ट्रैक कर रही थी। इस मिशन की अगुवाई कर रहे भारत के खुफिया दुनिया के सबसे तेज दिमागों में से एक अजीत डोभाल। उनका नेटवर्क काफी मजबूत था। बताया जाता है कि डोभाल को पता था कि दाऊद पाकिस्तान के किस इलाके में रह रहा है। उसकी हर एक हरकत पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन सरकार की मंजूरी के बिना वो कोई कदम नहीं उठा सकते थे। साल 2004 में जब अजीत डोभाल भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ बने, तब उन्होंने ऑपरेशन दाऊद को पूरा करने की प्लानिंग की। साल 2005 में अजीत डोभाल को अपनी सालों की मेहनत का फल मिलने वाला था। दरअसल आईबी के पास ये सूचना थी कि 9 जुलाई को मक्का में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बेटी और जावेद मियादाद के बेटे की शादी होनी है और 23 जुलाई को दोनों का रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हयात में होना तय हुआ है। बस फिर क्या था, आईबी ने अपने तमाम सोर्सेज को एक्टिव कर दिया, क्योंकि आईबी को यह पता था कि उनके पास ये एक सुनहरा मौका है ऑपरेशन दाऊद को अंजाम देने के लिए। बताया जाता है कि जब आईबी को यह कंफर्म जानकारी मिली कि दाऊद दुबई आने वाला है, तो ऑपरेशन दाऊद की तैयारियां शुरू कर दी गई। अजीत डोभाल ने तय किया कि इस ऑपरेशन को भारतीय एजेंसियां अंजाम नहीं देंगी, क्योंकि यह ऑपरेशन एक विदेशी जमीन पर होना था और भारत इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। इसलिए इस ऑपरेशन के लिए दाऊद के सबसे बड़े दुश्मन अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को चुना गया। इसीलिए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन दाऊद के लिए डॉन छोटा राजन को चुना, क्योंकि अजीत डोभाल ये अच्छी तरह जानते थे कि डी कंपनी में एक वक्त था जब दाऊद इब्राहिम के बाद किसी को जाना जाता था तो वो था छोटा राजन। और दाऊद इब्राहिम से अलग होने के बाद छोटा राजन किसी भी कीमत पर दाऊद को मारना चाहता था। यही कारण था कि अजीत डोभाल ने ऑपरेशन दाऊद के बारे में जब डॉन छोटा राजन से जिक्र किया तो वो फौरन इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। छोटा राजन ने ऑपरेशन दाऊद को अंजाम देने के लिए अपने दो सबसे भरोसेमंद शूटर्स फरीद तनाशा और बिक्की मल्होत्रा को चुना। सूत्रों के मुताबिक 3 जून 2005 को ये दोनों नेपाल के रास्ते दिल्ली में दाखिल हुए। यहाँ 5 सितारा होटल में उन्हें ठहराया गया। इसके बाद इन्हें हरियाणा के मानेसर में 3 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग रात में दी जाती थी ताकि किसी को शक न हो। इस दौरान इनके फर्जी पासपोर्ट और दूसरे कागजात भी तैयार किए गए। योजना थी कि इन दोनों शूटर्स को सूडान के फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भेजा जाए, जहां वो दाऊद की बेटी के रिसेप्शन में घुसकर उसे खत्म कर सकें। ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों के सभी फर्जी दस्तावेजों को तैयार किया गया, जिसमें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इनका सूडान का पासपोर्ट भी तैयार किया गया, ताकि वहां से इन्हें बिजनेस हवाई सफर के जरिए दुबई भेजा जा सके। लेकिन फरीद तनाशा की एक गलती ऑपरेशन की सबसे बड़ी चूक साबित हुई। दरअसल मुंबई में एक बिजनेसमैन से फिरौती मांगने के लिए उसने एक कॉल किया था। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच पहले से ही उसकी कॉल रिकॉर्डिंग ट्रैक कर रही थी। इससे पता चला कि फरीद तनाशा दिल्ली में है। 18 जुलाई 2005 को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंची और होटल में छापा मारा। जब पुलिस टीम होटल के कमरे में पहुंची तो वहां अजीत डोभाल को 2 शूटर्स के साथ देखा।
हालांकि अजीत डोभाल उस समय आईबी के आधिकारिक पद पर नहीं थे, इसलिए वो अलग हो गए, लेकिन पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई ले गई। यहां तक कि दुबई में ये कहां रहेंगे और कितनी देर तक ये कहां जाएंगे, इस बात की भी पूरी प्लानिंग की गई थी। तो ये थी ऑपरेशन दाऊद की वो कहानी जो कभी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाई। अगर ऑपरेशन सफल होता तो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दाऊद हमेशा के लिए खत्म हो जाता, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो नहीं सका। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भविष्य में क्या भारत की एजेंसियां इस मोस्ट वांटेड आतंकी को पकड़ने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। रजनीश जो कि इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आए हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ एलन राव मौजूद हैं जो इस तरह के अंडरकवर ऑपरेशंस को देखते रहे हैं, बखूबी जानते हैं किस तरीके से ये प्लान किए जाते हैं। रजनीश, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। बहुत इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आपने ये की और उसके बाद ये रिपोर्ट पूरे दर्शकों को दिखाई। तफसील से बताइए, क्या प्लानिंग की गई थी, किस तरीके से हुआ था, अजीत डोभाल कैसे पिक्चर में आते हैं और उस वक्त दाऊद क्या कर रहा था, क्या है पूरा डिटेल? देखिए सचिन, अजीत डोभाल जो है वो लंबे वक्त से दाऊद पर काम कर रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार से, उस वक्त जब केंद्र सरकार थी तो अजीत डोभाल को ऑपरेशन दाऊद चलाने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन जब अजीत डोभाल रिटायर हुए थे उसके बाद जो अजीत डोभाल को ये कहा गया कि आप इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लीजिए और इसे पूरी तरीके से निभाइए, जिसके बाद अजीत डोभाल ने पूरा जो है वो ब्लूप्रिंट तैयार किया। और इसके लिए अजीत डोभाल ने ये तय किया था कि क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन विदेशी सरजमी पर अंजाम दिया जाना है, पाकिस्तान में, माफ कीजिएगा, दुबई में अंजाम दिया जाना है, तो इसके लिए भारत का कोई भी अधिकारी वहां पर मौजूद ना हो। इनकेस अगर ये ऑपरेशन फेल होता है या किसी भी तरीके से जो लोग हैं वो पकड़े जाते हैं तो उनका भारत से कोई कनेक्शन ना हो, इसके लिए जो अजीत डोभाल था उसने जो छोटा राजन से संपर्क किया, क्योंकि अजीत डोभाल अच्छी तरह जानते थे कि जो छोटा राजन है वो मुंबई बम धमाकों के बाद से ही दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया था और किसी भी कीमत पे दाऊद इब्राहिम को मारना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि बैंकॉक में दाऊद इब्राहिम पर ने जो है वो छोटा राजन पर हमला करवाया था, जिसमें छोटा राजन को गोली भी लगी थी लेकिन वो बच गया था, जिसके बाद से लगातार छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के पीछे था। ये बात अजीत डोभाल को अच्छी तरह पता थी और इसीलिए अजीत डोभाल, जैसा कि बताया गया है कि अजीत डोभाल ने छोटा राजन से संपर्क किया और छोटा राजन को जब इस पूरे प्लान के बारे में बताया तो छोटा राजन बहुत आसानी से तैयार हो गया, जिसके बाद उसने अपने दो शूटर्स जो फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा को भेजा, जो नेपाल के रास्ते पहले बंगाल के जो उत्तर परगना है और उसके बाद वहां से होते हुए भारत पहुंचे। यहाँ पर जो नई दिल्ली का एक 5 सितारा होटल है वहां पर उनको एक कमरा दिया गया और गुड़गांव के मानेसर में इन लोगों की ट्रेनिंग करवाई गई और ट्रेनिंग इस तरीके से करवाई गई थी कि किसी को भी कानो कान इस पूरे ऑपरेशन के बारे में खबर ना लगे। लेकिन जैसा कि जांच में पता चला था कि फरीद तनाशा ने मुंबई के एक बिजनेसमैन को कई बार भारत आने के बाद फिरौती के लिए कॉल किया था और फरीद तनाशा को लगातार मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ट्रैक कर रही थी, उसके कॉल रिकॉर्ड जो है वो ट्रेस कर रही थी। ऐसे में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को जब यह पता चला कि फरीद तनाशा अपने दोस्त विक्की मल्होत्रा के साथ भारत के दिल्ली में मौजूद है, तो उसके बाद तुरंत एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 18 तारीख ये बताया जा रहा है कि 18 जुलाई जो है वो ये दिन था जब ये, जैसा कि जानकारों की अगर बात माने तो अजीत डोभाल इन दोनों शूटर्स के साथ बैठकर जो होटल थे उसमें आखिरी प्लानिंग कर रहे थे। ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था दुबई के ग्रैंड हयात होटल का, जहां पर दाऊद इब्राहिम की बेटी और जावेद मियांदाद के बेटे का रिसेप्शन होना था, वहां का ब्लूप्रिंट तैयार था। उन्हें बताया जा रहा था कि किस तरीके से इसे अंजाम देना है, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे था। ऐसे में इसी दौरान मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो होटल पहुंची और वहां पर पहुंचने के बाद उसने दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि क्योंकि अजीत डोभाल उस समय आईबी चीफ नहीं थे, वो रिटायर हो चुके थे, इसीलिए वो इस पूरे मामले से अलग हो गए और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच दोनों को गिरफ्तार करके वापस मुंबई ले गई। तो ये पूरा जो है पूरा वाकया था जिसके चलते ऑपरेशन दाऊद उस समय फेल हो गया।
अगर ये फेल ना होता तो जाहिर तौर पे दाऊद नाम का चैप्टर जो है वो उसी 2005 में हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब एलनाव साहब, इस जो ये पूरा जो पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग बताई रजनीश ने, इसके ऊपर आपके फर्स्ट कमेंट्स? और अब तक क्योंकि दाऊद जो है वो बाहर है, हमारी पकड़ से बाहर है, वो एक मौका था क्लोज, जैसे रजनीश कह रहे थे कि वो बिल्कुल ऐसे क्लोज आ गया, लेकिन फिर देखिए वो ये जो है तमाम चीज़ें हुई। आपका एक कमेंट और आपकी क्या इनपुट्स जो है और क्या यादें और क्या चीज़ें रही हैं मुंबई हमले के सबसे बड़े गुनहगार जो कि भारत का जिसे कहते हैं कि दुश्मन है, और अब जो है वो अब इसे आप कैसे देखते हैं? फिर मैं दोबारा रजनीश का रुख करूंगा। सचिन जी नमस्कार। नमस्ते सर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, दाऊद इब्राहिम यहाँ का हमारे देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जो कि मुंबई धमाकों के बाद से भी से फरार है, और उससे पहले भी कभी कई क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व रहा है। और उसने हमारी धरती पर आतंकवाद की जो नींव रखी या बीज बोए, या उनको बीजों को जो फलीभूत होने के लिए काफ़ी कुछ इसने यहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया। और उन मोटिवेट करने के बाद में जितने भी बाद में इन्होंने अपने इनके इशारे पर या पाकिस्तान के इशारे पर इन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ आतंकवादी गतिविधियों का संज्ञान दिया, तो इसलिए बहुत वांटेड ये क्रिमिनल है। और इसको पकड़ने के लिए हमारे देश की पूरी जो डोभाल जी के नेतृत्व में कई कंपनियां, कई टीम्स हैं जो पहले भी लगी हुई थी और अभी भी शायद लगी हुई हैं। और ये बात भी ठीक है, ये वाला दाऊद ऑपरेशन ये कहीं न कहीं किसी न किसी बात से चूक गया, या ऐसे क्रिमिनल्स के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उन सोर्सेज का फ़ायदा उठाते हुए वो कहीं न कहीं बच गया। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, डेफिनेटली हमारा भारत इसको यहाँ पर लाने में या फिर वहीं पे कुछ ना कुछ इसके साथ में जो भी इसको ये अंजाम चाहता है, शायद वो भी वहाँ पर भी कुछ हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत दुश्मन है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि इसका कोई दुश्मन हमारे भारत देश में ही वांटेड है, वहाँ पर भी जिस प्रकार से गलत काम करता है वहाँ भी कोई ना कोई आदमी कुछ अपनी दुश्मनी निकाल सकता है या कुछ भी कर सकता है, वो बात अलग है। लेकिन डेफिनेटली भारत की एजेंसियां, भारत की पुलिस, भारत के पूरी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं दाऊद इब्राहिम को भारत में लाने के लिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि ये दाऊद इब्राहिम जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा और उसको अपने कई किए हुए गुनाहों की सजा यहाँ पर भारत में भुगतनी पड़ेगी। कई बार ये ऑपरेशन हो चुके हैं, कई बार कई टीम जा चुकी हैं, कराची में भी, दुबई में भी, और जहाँ जहाँ पता लगता है वहाँ इसको लोकेट करने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं ये चूक गया उस ऑपरेशन में। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि आगे उस ऑपरेशन की जो भूल हुई या कोई गलती हुई उसका सुधार करते हुए हमारी सुरक्षा एजेंसियां और हमारे RNAW और डोभाल साहब के नेतृत्व में जो भी गाइडेंस में जो टीम्स काम करेंगी, वो डेफिनेटली दाऊद इब्राहिम को जल्द से जल्द वहाँ पर हमारे इंडिया में लाकर इसके खिलाफ जितने भी कार्रवाई है, जितने भी केसेस हैं, उनमें उसको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा और ट्रायल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इसने बहुत सा क्राइम हमारे देश के खिलाफ किया है। बहुत से लोगों की बेगुनाह लोगों की जान इनके इशारों पर की गई है और कई चली गई है और कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। और इसके अलावा बहुत से और गोल्ड स्मगलिंग, दूसरे एक्सटोर्शन और थ्रेट और कई चीज़ों में इन्वॉल्व रहा है, जिसके पूरा चिट्ठा हमारे इंडिया में क्राइम रिकॉर्ड में इसमें शामिल है। और इसको CBI, इंटरपोल वगैरह सभी इसको ढूंढने में लगे हुए हैं। सचिन। रजनीश, ये कैसे हेल्प की यहाँ पर छोटा राजन ने, कैसे वो शूटर दिया, और क्या कुछ संबंध पहले थे दाऊद और छोटा राजन के? क्या डी कंपनी वो चलाते थे जब यहाँ थे, फिर उसके बाद वो जो है पाकिस्तान चला गया? तो ये थोड़ा सा और बैकग्राउंडर थोड़ा आप डिटेल में बताइए ज़रा। छोटा राजन जो था वो दाऊद का बहुत खासम खास था, क्योंकि दाऊद के बड़े बड़े ऑपरेशंस छोटा राजन ने चुटकियों में जो है वो अंजाम दे दिए थे। इसीलिए डी कंपनी में दाऊद के बाद अगर किसी को जाना जाता था तो वो छोटा राजन को जाना जाता था कि छोटा राजन ही है। हालांकि अगर बात की जाए छोटा राजन की, तो जिस तरीके से बताया गया था कि 1993 के बम धमाकों के बाद वो है दाऊद इब्राहिम से अलग हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। इंडिया डेली ने ही वो वीडियो चलाया था जिसमें छोटा राजन 26 दिसंबर 1993 में दाऊद की जो दुबई में व्हाइट हाउस जो था वहां पर बर्थडे पार्टी में नाचता हुआ साफ तौर पे देखा गया था। और मुंबई बम धमाका हुआ था 12 मार्च 1993 को।
अब छोटा राजन ने ये कहा था कि मैं दाऊद से इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अलग हो गया था। अगर दाऊद से वो अलग हो गया था तो 9 महीने के बाद दाऊद की व्हाइट हाउस की पार्टी में आखिर छोटा राजन इब्राहिम कास्कर के साथ नाचता हुआ क्यों दिख रहा था। तो ये कहीं ना कहीं साबित होता था कि मुंबई बम धमाकों के बाद भी छोटा राजन दाऊद के साथ काम कर रहा था। हालांकि 1993 के बाद 1994 में हो सकता है वो उससे अलग हो गया था और उसके बाद लगातार ये अपने गैंग को बढ़ा रहा था। मैं आपको बता दूं कि छोटा राजन जब 1993 का बम धमाका हुआ तो छोटा राजन की तरफ से यह कहा गया कि वो इस बम धमाके के खिलाफ है, क्योंकि कई मासूम 257 मासूम लोगों की जान गई थी और करीब 1400 लोग इस हमले में सिलसिलेवार जो बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई में उसमें घायल हुए थे। जिसके बाद छोटा राजन ने खुद को एक हिंदू डॉन के रूप में देश के सामने पेश किया, खुद को देशभक्त बताया और ऐसे में जो डी कंपनी थी वो दो पार्टों में डिवाइड हो गई थी। एक जो पार्ट डी कंपनी का था वो कट के छोटा राजन के पास आ गया था और एक बड़ा भाग जो है वो दाऊद इब्राहिम के साथ था। अब दाऊद इब्राहिम चाहता था कि किसी भी हालत में छोटा राजन को एलिमिनेट कर दिया जाए। इसके लिए दाऊद इब्राहिम ने अपने शूटर्स को बैंकॉक भेजा था, जहां पर छोटा राजन रह रहा था। वहां पर छोटा राजन पर हमले किए गए, छोटा राजन को एक गोली लगी थी और छोटा राजन जो है वो अपने घर की खिड़की से नीचे गिर गया था। ऐसे में उन शूटर्स को यह लगा था कि छोटा राजन मर गया, लेकिन छोटा राजन बच गया। जिसके बाद लगातार छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के पीछे पड़ा हुआ था कि दाऊद इब्राहिम को किसी भी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और ऐसे में जब अजीत डोभाल साहब ने छोटा राजन को इस ऑपरेशन दाऊद के बारे में बताया तो वो आसानी से तैयार हो गया। उसने अपने सबसे खास और सबसे जो है वो खतरनाक शूटर्स को भेजा, जिसमें फरीद तनाशा की बात कर ली जाए या विकी मल्होत्रा की बात कर ली जाए। इन लोगों की ग्रूमिंग की गई, इन लोगों को तैयार किया गया, लेकिन मुंबई पुलिस की एक गलती की वजह से ये ऑपरेशन फेल हो गया। हालांकि अगर छोटा राजन की बात की जाए तो छोटा राजन आज भी जो है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, लेकिन जो दाऊद है वो आज भी बाहर है। पाकिस्तान के कराची में वो इस समय रह रहा है। इसके कई बार सबूत भारत दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान लगातार इसको इनकार करता आ रहा है। कई सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान जो है वो दाऊद को पाल रहा है। अब मैं आपको एक चीज सचिन एक अपडेट और बताऊं कि अभी की जो मेरी जानकारी, जो मेरे सूत्र हैं उनके मुताबिक जो पाकिस्तान सरकार है वो दाऊद इब्राहिम से पल्ला झाड़ना चाहती है, लेकिन जो वहां की जो फौज है वो नहीं चाहती कि दाऊद इब्राहिम जो कराची से या पाकिस्तान से कहीं जाए, क्योंकि एक सिर्फ दाऊद इब्राहिम को पालने भर से उसको पूरे देश भर में उसके जो लिंक है उसके जरिए तमाम इनपुट्स अलग अलग देशों के, खासतौर पे भारत के मिलते रहते हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना नहीं चाहती है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में कोई भी चीज बाहर आए या दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दिया जाए। और काम क्या करती है डी कंपनी, कहां कहां फैली हुई है इस बारे में? सचिन आपकी एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराएं। एलन राव साहब, इसे आप अगर बता पाएं, फिर उसके बाद जो मैं रजनीश के पास इस सवाल को लेकर के जाऊंगा। ये है क्या डी कंपनी, कैसे फिर वो कैसे भागा, क्या काम करती है इसके पीछे, और फिर ये किस तरीके से ऑपरेशंस किए जाते हैं? सचिन जी देखिए, जब दाऊद इब्राहिम पर प्रेशर पड़ा यहाँ का सीबीआई का और मुंबई पुलिस और दूसरे भारत की दूसरे पुलिस का, क्योंकि कई जगह पे इनके केसेस हैं, और उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ा तब ये छोड़कर यहाँ से इंडिया छोड़कर ये भाग गया था। और वहाँ पर बैठकर, यानी कि जो खुफिया एजेंसी की खबर यही है कि वो सचिन वहाँ पर कराची में बैठकर कराची से अपने सारे कारोबार करता है। डी कंपनी का मतलब है दाऊद कंपनी, और डी कंपनी में उसके इतने ज़्यादा यहाँ पर ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि इंडिया में फैले हुए हैं, खासतौर से मुंबई में। और उनका मेन काम यह है, पहले क्या था कि वो स्मगलिंग करते थे, गोल्ड की स्मगलिंग करते थे, उसके बाद फिर ये डिस्प्यूट विद प्रॉपर्टीज़ का करने लगे। डिस्प्यूट विद प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, और वो किसी को थ्रेट करना, किसी को एक्सटॉर्शन करना, किसी को मरवाना या राइवल गैंग के लोगों को मरवाना, इन सब कामों में लगे हुए थे। उसके बाद जब ये 93 सीरियल बम ब्लास्ट मुंबई में हुआ, उसके बाद से कुछ महीनों बाद, जैसा कि रजनी ने बताया, पहले छोटा राजन इसका बहुत खास आदमी होता था, उसके बाद से छोटा राजन और इसकी काफ़ी अच्छी दुश्मनी हो गई थी, और छोटा राजन पे अटैक भी इसने करवाया था। और वहाँ अटैक में भले ही वो बच गया था विदेश में, जो भी बैंकॉक में बता रहे थे अभी,
तो वहां पर ये छोटा राजन बच गया। और उसके बाद क्योंकि छोटा राजन के केसेस इंडिया में थे, तो वो यहाँ पर आकर यहाँ पर इसको एक्सट्राडिट करवा कर और छोटा राजन को यहाँ पे इंडिया में लाएगा, जो आजकल की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन क्योंकि काफी सालों से बंद है, तो छोटा राजन के पास भी अब दाऊद के जो बारे में बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर भी उससे जो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं, उससे सुरक्षा एजेंसियां इंफॉर्मेशन लेकर उसको डेवलप करने में लगे हुए हैं। और मेन काम दाऊद इब्राहिम का यही था कि इलीगल तरीके से कमाना और अपने जो फौज तैयार की हुई थी इंडिया में, उनके थ्रू अपने किए हुए काम, जो ये चाहता था कि किसी को मरवाना है, किसी को थ्रेट कराना है, किसी से पैसा वसूलना है, एक्सटॉर्शन करना है, ये सब काम वो दाऊद इब्राहिम कंपनी की जो डी कंपनी जिसको फेमस तौर से कहा जाता है, वो ये सब काम करती थी। और अनाप शनाप पैसा, ये मतलब कराची में रहते हुए भी इंडिया से अनाप शनाप पैसा कमाना, ये इसका काम था। और हवाले के थ्रू सारी की ट्रांजैक्शंस होने की खबरें आती हैं कि इसका पैसा यहाँ से कराची जाना, कराची से और कहीं किसी विदेशों में पैसा भेजना, ये सब इसके कारोबार है। हवाले का कारोबार भी बहुत ज़्यादा इसका फला फूला है। और ख़ास तौर से वो हवाला दुबई के थ्रू और रूट होता था। और इसी प्रकार से ये अभी भी काफ़ी इसमें भले ही इसकी संपत्तियां काफ़ी कुड़क हो गई हैं मुंबई में काफ़ी, लेकिन फिर भी इसके और रिश्तेदार भाई वगैरह जितने भी थे वो कब्जे में आ चुके हैं पुलिस के, या कुछ मर गए हैं। लेकिन फिर भी संपत्तियां इनके अभी भी हैं, और उन संपत्तियों के बेसिस पर ही अपने दम पर ये वहाँ पर अपना राज्य रिमोटली हमारे इंडिया में फिर भी अपने एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जल्दी इसकी सारा अंत हो जाने की उम्मीद है। जी, इस वक्त हमारे साथ सुबोध जी भी जुड़ गए हैं और क्राइम का काफ़ी अनुभव रखते हैं। सुबोध, ये जो स्टोरी हमने शेयर की है हमारे संवाददाता रजनीश ने कि 2005 में बना था ऑपरेशन मुच्छड़, और इस तरीके से उसे जो है फिर आगे बढ़ाया गया। दाऊद वो कहीं ना कहीं ऑपरेशन डी कंपनी कंप्लीट हो जाता, अजीत डोभाल उसे कर रहे थे, लेकिन फिर वो मुंबई पुलिस के रडार पे था। वो जो शूटर जो हायर किया गया था, जो भेजा था छोटा राजन ने, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उसके बाद हम इससे क्या कह सकते हैं, ये ऑपरेशन फेल हो गया, या वो मौका था, या वो आखिरी मौका था, हम बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, हम इसे कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि मैंने सचिन, कैसा है कि दाऊद को काफी जो अंडरवर्ल्ड है उसको कवर किया है मुंबई में। और मुंबई में अगर अगर सिलसिलेवार अगर अंडरवर्ल्ड का पूरा जो है ताना बाना देखा जाए, तो मैं आपको बताऊं कि दाऊद एक अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली एक तरह से गैंगस्टर बोलिए या डॉन था। क्योंकि एक तो उसका दिमाग वाकई ही बहुत ही हम बोले कॉर्पोरेट स्टाइल में चलता था। वहीं दूसरी बात उसके साथ है कि उसके भाग्य ने कई बार उसका साथ दिया। ये एक बार की बात नहीं है, ऐसी कई बार हुआ है जब भाग्य ने दाऊद का साथ दिया है और दाऊद को बाल बाल बचाया है। यही वजह है कि अभी तक दाऊद जो है इंडिया के हाथ में नहीं आया है। हालांकि इंडिया की तरफ से जो भी नेटवर्क है उसने कई बार कोशिश की। ये जो स्टोरी है ऑपरेशन मुच्छड़, ये भी उसी में से ही एक स्टोरी है, जिसमें आप समझिए कि लगभग हाथ जो थे वो दाऊद के गिरेबान तक पहुंच ही गए थे। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती, एक शूटर का या कोई एक गलती होती है, और उस गलती के चलते कंफ्यूजन होता है, क्रिएट होता है जो एजेंसीज हैं। और ये चीज जहां पर उसको नहीं पकड़ा जाना था उसको पकड़ा गया, फरीद को, और ये चीज पूरी तरह से खुल गई। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात जो है अंडरवर्ल्ड की, अगर बात करें जो वो जिस समय की ये बात हो रही है, 2005 आप मान के चलिए लगभग थोड़ा सा कमजोर हो रहा था नेटवर्क जो अंडरवर्ल्ड का है। लेकिन ये है कि उससे पहले की अगर हम बात करें तो काफी कुछ चरम पर था, और धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है कंट्रोल में मुंबई पुलिस के आने लगी, और बहुत सारी चीजें हैं वो कंट्रोल में आने लगी। लेकिन फिर भी सचिन, मैं आपको बताऊं कि बहुत नजदीक सिर्फ ये ही किस्सा नहीं है, कई ऐसे किस्से हैं कि दाऊद के गिरेबान के बहुत नजदीक पहुंची है एजेंसीज अपनी, जो इंडियन एजेंसीज हैं। लेकिन कोई ना कोई, या तो दाऊद की किस्मत अच्छी हुई कि थोड़ी देर पहले वो निकल जाता है, या फिर कोई हमारे बीच का ही कोई है। क्योंकि सबसे बड़ा है कि दाऊद के साथ आपको मैं बताऊं कि जो दाऊद की खासियत ये थी कि उसको जो मुंबई पुलिस बोले या इंडियन पुलिस के काम करने का तरीका
और यहाँ के लोगों के बीच में उसका जो इन्वॉल्वमेंट, या मैं कहूं कि जो यारी दोस्ती थी, वो इस तरीके की थी कि कोई ना कोई तो उसका जो मसीहा बनता था, या कोई ना कोई ऐसा होता था शख्स जो उसको बचा ले जाता था। यही वजह रही कि दाऊद इस जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन में भी नजदीक होते हुए भी पकड़ में नहीं आया, और उसके बाद उसकी वो ऐसा सचेत था और इस तरह से वो निकल गया कि उसके बाद फिर मुश्किल हुआ। हालांकि अगर अभी प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो अंडरवर्ल्ड की पूरी तरह से कमर तोड़ी हुई है। इंडियन जो एजेंसीज है, पुलिस है, उसने पूरी तरह से तोड़ी है कि अब मुंबई में इस तरह की बहुत ही रेयर ही घटनाएं हो रही हैं जिसमें ये पता चलता है गैंगस्टर। अभी आप समझिए कि उसका जो भाई है इकबाल कासकर, वो भी एकदम ठंडा है। बीच में उसके ऊपर कई सारे केस थे, अंदर था, अभी बाहर आया है, और अभी भी कई सारे केसों में उसके ऊपर चल रहा है। और उसकी जो बहन थी, वो भी एक्सपायर कर चुकी है। उसके जितने भी रिश्तेदार हैं वो भी तितर बितर हो चुके हैं। तो अब वो बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि अभी भी उसके बाहर रहने की वजह से बोले, या वो वक्त था जब हम उसे अपने कंट्रोल में ले सकते थे, यही देश में ही उसको रख सकते थे, वो हमारे हाथ से जो मौका है वो निकल गया। एक बीच में खबरें आती थी सुबोध, फिर मैं रजनीश का रुख करूंगा। ये आती थी, एक तो ये मैं जानना चाहूँगा कि अभी बड़ी बड़ी सी चीज़ें आती है कि बहुत बीमार है और ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्लिफ्टन में रहता है, कराची में, वो अपनी अलग ही एक सुरक्षा है उसकी, तो ड्रग्स में मेन है, और अफ्रीका की तरफ जो है डी कंपनी बहुत ज़्यादा कारोबार करती है। अभी तो क्या स्टेटस क्या इनके बिजनेस का? एक टाइम पे जिसने पाकिस्तान को, जिसे हम ये कहें कि लोन दिया, पाकिस्तान को पैसे दिए अपनी कंपनी से, वो इस कारण से पाकिस्तान वो कर्जा उतारता फिरता है। और जैसा आपने कहा कि वो जो ऑपरेशन था, मैंने देखा कि कई भारतीय क्राइम जर्नलिस्ट उस वक्त भी गए थे। वो जब जावेद मियाँदाद वाला और वो जो है ये जो रिसेप्शन होनी थी, और वो रिसेप्शन हुई, और उसमें ये था कि कहीं ना कहीं जो है वो भले स्पाई कैम से भी तमाम स्टिंग हुए कि हो सकता है कि वो वहाँ पर आएगा और वो दिखेगा, तमाम वो चीज़ें थी। अगर आप वो शेयर कर पाए, दैट वाज अ वेरी क्लोज मोमेंट। हम वो उस वक्त वो शादी आ रही थी कि दाऊद तो बस वो आ ही रहा है। एक ये वो शेयर कीजिएगा, और दूसरा एक और चीज़ शेयर कीजिएगा। बीच में आ रही थी कि बहुत बीमार है और तमाम चीज़ें हैं, अल्टीमेटली ही वांट्स टू कम टू इंडिया, कि उसे मारा ना जाए। मैं इसमें सचिन एक चीज बताना चाहूंगा कि बीच में कई बार र्यूमर्स ये भी उड़े हैं कि दाऊद जो है इस दुनिया में नहीं है, बीमारियों के चलते वो एक्सपायर हो चुका है। मैं आपको बता दूं 2016 में भी यही एक खबर काफी तेजी से चली थी, और अभी पिछले कुछ एक साल पहले की मैं बात करूं तो भी एक खबर चली थी कि दाऊद जो है वो एक्सपायर कर चुका है। मैं आपको एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा कि दाऊद की जो अभी तक इतना टाइम हो गया, इतना सब कुछ हो गया, इतना उतार चढ़ाव, लेकिन आप दाऊद की जो रिसेंट कोई फोटो आपको कहीं दिखेगी नहीं। इससे ही आप समझ सकते हैं कि उसका जो लेटेस्ट क्या बस वो शारजा ही है। हाँ बिल्कुल, आपको उसके बाद नहीं, तो इससे आप समझिए कि उसका नेटवर्क कितना मजबूत है। और उसके आसपास ऐसा तो होता नहीं है कि वो कहीं जाता नहीं होगा, ऐसा होता नहीं। आज जहां गूगल दुनिया की हर जगह पहुंच चुकी है, हर चीज जो है वो शेयर हो रही है, और ऐसी जगह पर दाऊद की लेटेस्ट फोटो नहीं है जिससे लोग ये पता कर सके कि आज दाऊद दिखता कैसा है। आज सबसे बड़ी बात है, ये बात किसी को नहीं पता है कि आज दाऊद दिखता कैसा है, सिर्फ खबरें आती हैं। और आप समझिए शारजाह वाली जो स्टोरी है, या शारजाह वाला जो फोटो है, वो कितना पुराना है। आज दाऊद वाकई ही उसकी एज क्या होगी, वो किस पोजीशन में होगा, और वो कैसा दिखता होगा, ये कोई नहीं बता पाता है। हालांकि बीच बीच में खबर आती है कि उसको कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी उसको कोई और तकलीफ हो जाती है, कभी एक्सपायर तक की, मतलब मेरे एक सोर्स ने यहाँ तक मेरे से शर्त तक लगाई थी कि सर अभी वो है नहीं, अभी वो मतलब कि उनका इंतकाल हो गया, इस तरह की भी बात कही। लेकिन मैंने जब पुलिस से ये चीज कोशिश की जानने की, तो पुलिस जो हमारे सोर्सेज है उन्होंने पूरी तरह से मना किया। उनको कहा कि ऐसी उनको कोई खबर नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो दाऊद का जो नाम है, मतलब आप ये समझिए एक शख्स से बड़ा उसका नाम हो गया है, कि नाम आज भी है कि दाऊद को कोई सोचता है तो शारजाह वाली जो फिल्म है या शारजाह वाली जो पिक है वही लोगों के दिमाग में आती है। अब रही बात है कि उसको पकड़ने की, मैंने आपको पहले बताया और मैं आपको बता रहा हूं कि उसको पकड़ने की एक नहीं कई दफा
कोशिश हो चुकी है, बहुत नजदीक तक जा चुके हैं, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगी है। हमारी जो इंडियन इंटेलिजेंसी है उसकी बहुत सारी वजह है, कई सारी ऐसी भी वजह है जो हम ऑन टीवी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें भी होती है, पॉलिटिकल भी होती है। सचिन, ये सिर्फ दाऊद, अब सिर्फ दाऊद नहीं है, और दाऊद के से रिलेटेड चीजें वो सिर्फ महज एक गैंगस्टर के लेवल की नहीं है। ये आप समझिए डिप्लोमेसी में दो देशों के बीच की बात आती है। आज हम जो दाऊद की बात कर रहे हैं, टॉप मोस्ट जो, अगर हम टेररिज्म या टेररिस्ट की बात करें उसमें भी उसका नाम आता है। तो आप ये समझिए कि अब ये महज सिर्फ एक छोटी सी खबर तक रहा है ही नहीं। तो आप समझिए इसमें दो देशों का इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ रह रहा है, क्या रह रहा है, कैसे है, वो सारी चीजें हैं। कोशिश बहुत हुई थी उस वक्त की, मैं बात कर रहा हूं मैं तो बहुत नया आया हुआ था, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उस वक्त काफी कोशिश हुई थी, मुंबई पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन शायद हो सकता है कि पॉलिटिकली उतना ज्यादा उतना नहीं था, अगर हम कहें मजबूत हमारे इच्छा शक्ति नहीं थी, शायद ये वजह रही, या फिर हो सकता है कोई और वजह रही कि वो बाल बाल बचता रहा। आप समझिए उसको पकड़ने के लिए उसके बहुत नजदीकी थे। अगर हम छोटा राजन की बात करें, इसके अलावा भी कई सारे लोग थे जो चाहते थे कि अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, और उन्होंने चाहा भी कि ऐसा कुछ किया जाए कि दाऊद को पकड़ाया जाए और देश का कहीं ना कहीं नाम हो, लेकिन नहीं, संभव हो नहीं पाया। सचिन, मैं इसमें यही बात करूंगा कि जो भी ऑपरेशन था वो पूरी ताकत से, आपको मैं बताऊं कि एक टाइम था कि एक रोहित वर्मा करके व्यक्ति था जो गैंगस्टर था और जो छोटा राजन के साथ काम करता था, जिसकी मौत हो गई थी बाहर फॉरेन में। तो उन सबने ही कोशिश की थी, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद की जो नेटवर्किंग है या दाऊद के काम करने का तरीका है, वो हमेशा हमारी इंटेलिजेंस से एक कदम आगे रहा था उस वक्त, और उस वक्त इसीलिए वो आगे था। लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ूं, आज वो वक्त नहीं है। आज हम बात करें कि दाऊद वैसा ही है या दाऊद के जो नेटवर्क है वो भी वैसा है, तो ऐसा है नहीं। अभी आज की डेट में चीजें बदली हैं, लोगों के काम करने का, जैसे क्राइम रिपोर्टिंग का तरीका बदला है, वैसे क्राइम करने का भी तरीका बदला है। आज आसान है कि व्हाइट कॉलर क्राइम करना, आज आसान है, बाकी सारे तो मैं ये जानता हूं कि, क्योंकि बहुतों को मैं जानता हूं जो आज की डेट में व्हाइट कॉलर हो गए हैं, जिनका कभी नाम हुआ करता था, जिनकी एफआईआर हुआ करती थी, जिनके नाम से मुंबई डरती थी, लेकिन आज वो लोग व्हाइट कॉलर है। तो हम कह सकते हैं कि जो चीजें हैं वो बदली हैं। सचिन, जाहिर सी बात है। और रजनीश, जब इसी को अगर आप कंटिन्यू करना चाहें, जब आप ये स्टोरी कर रहे थे, ये ऑपरेशन मुच्छर उसी की कहानी है जैसा कि बताया यहाँ पर मुझे सुबोध ने, तो उस वक्त क्या आपको क्या लगता है कि जितने मिस्टीरियस उतना ये वो, जैसे मैं कह रहा था कि है भी कि नहीं, और दूसरा ये कि एजेंसीज जो है लेटेस्ट पिक्चर तक नहीं है, और इस वक्त भी क्या, जैसे कि क्योंकि क्राइम भी बदला है, तमाम टाइकून से लेकर तमाम चीज़ें, दुनिया बदली है, तो अब क्या स्टेटस है ये देखते हुए कि खुद पाकिस्तान का जो टेररिज्म था, जिसको एक वक्त पे डी कंपनी ने भी सपोर्ट किया, फाइनेंस किया, उसको कैसे इंडिया ने उसकी कमर तोड़ी है, कैसे इंडिया बाकी और कंट्रीज में अपने, चाहे भले हमारी विदेश नीति उस वजह से जो है कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट रखता है कि कोई ये नहीं कि इंटरनली दखल दे सके या फिर इस तरीके से वो क्राइम कर सके, एक कंपनी की तरह जो है वो चला सके, जैसा कि कहा कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जैसे सुबोध ने जिक्र किया। तो इस वक्त फिर क्या स्टेटस होगा, या इस वक्त क्या एजेंसी से ऑफ द कैमरा आपकी बात होती है? देखिए, एजेंसीज का यही कहना है कि अभी तक दाऊद की मौत की खबर जो है पुख्ता नहीं हो पाई। हालांकि जिस तरीके से सुबोध जी ने बताया कि 2016 के बाद जो है वो 2 बार दाऊद की मौत की खबर आई थी, तो आपको याद होगा सचिन कि दाऊद को स्लो पॉइजन देने की भी बात आई थी। उसके बाद छोटा शकील ने सामने आकर एक बयान जारी किया था और साफ तौर पे ये कहा था कि दाऊद जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, और जो ये बातें फैलाई जा रही हैं ये बिल्कुल गलत है। अब ऐसे में जो मेरे एजेंसीज, जो मेरे टॉप सोर्सेज हैं, उनसे मेरी बात होती है, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि ऐसी बातें जरूर सामने आई, लेकिन अभी तक पुख्ता नहीं हो पाई हैं ये बातें कि दाऊद वाकई में जो है वो मर गया है या फिर दाऊद अभी जिंदा है। हालांकि दाऊद की तबीयत को लेकर कई चीजें सामने आती रहती हैं, आए दिन आती रहती हैं, और दाऊद की जहां तक किस्मत की बात है, दाऊद किस्मत का बहुत धनी है, क्योंकि ना सिर्फ जो है ऑपरेशन दाऊद, बल्कि ऑपरेशन मुसाफिर खाना जो मुंबई में चलाया गया था, उस दौरान अच्छा, भी वो क्या था वो भी बताइए, जो दर्शक नहीं जानते।
फिर मैं जी सुबोध से जी भी बात करूंगा। जी हाँ। सचिन, ऑपरेशन मुसाफिर खाना जो था वो दाऊद के बारे में जानकारी मिली थी। मुंबई पुलिस को यह पता था कि मुसाफिर खाने की ग्राउंड फ्लोर पे दाऊद का जो है वो पूरा दफ्तर है, और वो दफ्तर हमेशा भरा रहता है, लोग वहां पे आते जाते रहते हैं, लोग वहां पे डील करते हैं, वहीं से सारा नेक्सस दाऊद चलाता है। जिसके बाद एक बार जो उस समय के जो कमिश्नर थे मुंबई पुलिस के, सोमन, वीएस सोमन, जहां तक मेरे को नाम याद है, वीएस सोमन थे, उन्होंने जो है वो अपनी एक तेज तर्रार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जो अधिकारियों की टीम तैयार की, और उसके बाद उस टीम को यह कहा गया कि ये टीम जो है वो दाऊद को आज गिरफ्तार करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात सचिन ये थी कि इन 3-4 लोगों के अलावा नीचे जो टीम में लोग शामिल थे इस पूरे ऑपरेशन में, ऑपरेशन मुसाफिर खाना में, उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि आज उनको करना क्या है। ऑन स्पॉट उनको बताया गया कि आज आपको ऐसे करना है। जो मेरे सोर्सेज हैं वो उन्होंने ये भी बताया कि उस समय के जो सीपी थे उन्होंने इस बात की जानकारी सिर्फ तत्कालीन कोई जो मुंबई की राजनीति में कोई नेता थे उनको इस बारे में जानकारी दी थी कि आज इस तरीके का जो ऑपरेशन चलाया जाना है। लेकिन जैसे ही आधी रात को मुंबई पुलिस की जो टीम है वो मुसाफिर खाना पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई मौजूद नहीं था। जो वहां के हाल हाव भाव थे उन्हें देखकर लग रहा था कि करीब 15-20 मिनट पहले ही यहां से कोई गया हो। तो जाहिर तौर पे अब ऐसा कौन शख्स था, क्या वो मुंबई पुलिस के अंदर दाऊद का कोई इन्फॉर्मर था, या फिर पॉलिटिकल जो दाऊद के जो कनेक्शन थे वो इतने स्ट्रांग थे कि दाऊद को पता चल गया कि आज उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है। उससे पहले ही दाऊद मुंबई पुलिस की, ये कहा है, भारत की जो पकड़ थी उससे बाहर जा चुका था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दाऊद को एक कदम आगे हमेशा अभी तक रख रही हैं, जिसके चलते दाऊद लगातार जो है भारत की जो पकड़ से हमेशा उसकी किस्मत अच्छी रही है कि वो हमेशा एक कदम आगे जाके बचता जा रहा है। और कहीं ना कहीं दाऊद की अगर बात की जाए तो दाऊद का नेक्सस अभी भी चल रहा है। हालांकि 2000, जितना मुझे याद है, 2002 के बाद मुंबई में कोई भी क्राइम जो है वो अंडरवर्ल्ड के द्वारा नहीं हुआ। ना ही अरुण गवली के द्वारा, ना ही दाऊद इब्राहिम के द्वारा कोई भी जो है गोली नहीं चली, किसी की हत्या नहीं हुई, किसी की किडनैपिंग नहीं हुई। और जिस तरीके की जो पूरी डी कंपनी का जो पूरा जो अगर इतिहास की कहा जाए कि जिस तरीके से डी कंपनी काम करती थी, तो 2002 के बाद वो सारी चीजें ठंडी पड़ गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 2002 के बाद कोई क्राइम या कोई गोली नहीं चली तो डी कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। डी कंपनी का बिजनेस अभी भी चल रहा है, चाहे वो गोल्ड की स्मगलिंग को लेकर हो, चाहे वो ड्रग्स को लेकर हो, चाहे वो हथियारों की जो है वो आयात और निर्यात को लेकर हो। ये तमाम चीजें अभी भी चल रही हैं और ये बदस्तूर लंबे समय से चलती आ रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा सकता है कि 2002 के बाद मुंबई में इस तरीके के जो अंडरवर्ल्ड के द्वारा, जो दाऊद के द्वारा जितनी भी वारदातों को अंजाम दिया जाता था, चाहे वो फिरौती के लिए, रंगदारी के लिए, हत्या वसूली, ये तमाम चीज अब मुंबई में थम गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस ने भी जो है वो कमर कसी हुई है अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने को लेके, और यही कारण है कि इस तरीके की वारदातें अब नहीं हो रही है। हालांकि दाऊद की जहां तक बात है तो दाऊद के बारे में अभी कोई ये पुख्ता तौर पे नहीं कह सकता कि दाऊद जो है वो उसकी मौत हो चुकी है या दाऊद जिंदा है। उसके जिंदा होने के जो चांसेस है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि अभी ये पुख्ता नहीं हो पाई, ना ऐसा कोई सबूत मिल पाया कि दाऊद मर गया या दाऊद को जहर दे दिया। क्योंकि शकील, छोटा शकील जो दाऊद के बाद जो इस समय डी कंपनी में है, और आपको पता होगा कि डी कंपनी की तरफ से कोई भी सामने किसी की भी अगर ऑडियो सामने आता है या किसी की बात सामने आती है तो डी कंपनी की तरफ से छोटा शकील चीजें सामने रखता है। और ऐसे में जितना मुझे पता है, छोटा शकील ने ही कुछ साल पहले आके जब दाऊद को जहर देके मारने की जब बात आई थी कि उसको स्लो पॉइजन दिया गया था और दाऊद की मौत हो चुकी है, तो छोटा शकील ने ही ये बात बताई थी कि नहीं, दाऊद बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है, और ये र्यूमर फैलाया जा रहा है। तो अब ये कहना गलत होगा कि दाऊद इब्राहिम मर चुका है, दाऊद इब्राहिम जिंदा है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन चूंकि एजेंसीज या जो अधिकारी हैं या जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज इस समय काम कर रही हैं दाऊद पे, उनके पास ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि दाऊद मर गया। तो ये कहना भी सही होगा कि दाऊद अभी जिंदा है, स्वस्थ है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है, ये जो है वो कोई नहीं जानता। जी सचिन। अब राव साहब इसमें ऐड करना चाहेंगे, इतना सिंडिकेटेड, इतना जिसे हम ये कहते हैं सेटल, उसने अपनी कंपनी की तरह नेटवर्क कैसे बना लिया?
कि दोनों मेरे फेलो जर्नलिस्ट ने जैसे वो मेंशन करते हैं कि एन मूवमेंट पे निकल गया, एन मूवमेंट पे कोई टिप ऑफ हो गया, एन मूवमेंट, वो ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता पॉसिबल जब तक आपको एस्टेब्लिशमेंट हो, भले वो पुलिस हो, एजेंसीज हो, इनमें इनमें भी आपकी गहरी पैठ ना रही हो। सचिन देखिए, जितनी भी बातें अभी इनके बारे में बताई जा रही हैं दाऊद के बारे में, ये बात तो तय है कि उसकी बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। चाहे वो पब्लिक के उसके अपने सोर्सेज हैं, चाहे वो पुलिस में भी उसके अच्छे दोस्त हैं। ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस में उसके दोस्त नहीं है। जैसे कि मुसाफिर ऑपरेशन मुसाफिर खाना में जो सफलता नहीं मिली, उसमें कहीं ना कहीं उसको खबर मिली है, तभी तो 15 मिनट पहले ऐसा लगता है कि वो निकल गया, और निकलने के बाद इंडिया भी छोड़ के बताते हैं। लेकिन ये बात भी तय है कि इसका जीना या मरना ये अभी नो डाउट की कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन हालात ऐसे बता रहे हैं कि हमारी देश की एजेंसीज जो खास तौर से RNAW और IB, ये दोनों इतनी स्ट्रांग हैं कि अगर ये मर गया होता तो ये बहुत बड़ी खबर होती है हमारे देश के लिए कि दाऊद इब्राहिम मर गया है। लेकिन अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, और ये जो रूमर फैलाई जाती हैं वो भी अपने इनके इंटरेस्ट में फैलाई जाते हैं। कभी कोई रूमर फैला देता है कि वो उसको स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, या मर गया है, या बूढ़ा हो गया है। इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि उसकी लेटेस्ट पिक्चर नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो बहुत कम मूवमेंट उसकी बहुत कम है, और वो अंदर से बैठकर ही अपने सारे काम कर रहा है, टेलीफोनिकली कर रहा है या अपने सोर्सेज से कर रहा है। आजकल मैं सुबोध जी जो कह रहे हैं कि क्राइम का पैटर्न भी बदल गया है, वो वाली बात अब नहीं रही है कि मार धाड़ वाला क्राइम जो होता था। आजकल वाइट कॉलर क्रिमिनल्स की संख्या बढ़ रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्राइम का पैटर्न है वो साइबर क्राइम की तरफ भी जा रहा है। और दूसरा, और कई ऐसे क्राइम करने की जो है कि उसको बहुत ज़्यादा मेहनत और रिस्क नहीं लेना पड़ता, इसलिए जो क्रिमिनल्स है उसने अपना रास्ता बदल लिया है। उसी का नतीजा ये भी हो सकता है कि दाऊद भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज बाहर नहीं दिखा रहा है, और यही एक वजह है कि बहुत लोगों का ये कहना है कि दाऊद अब नजर नहीं आ रहा। उसकी फोटो डेफिनेटली वही पुरानी है, स्टेडियम वाली फोटो, चश्मा लगाकर वो, और जो क्रिकेट मैच देखने वाली फोटो ही अवेलेबल है, उसके बाद से कोई फोटो उसकी है नहीं। लेकिन ये कहना है कि दाऊद अभी इस दुनिया में नहीं है, ये बिल्कुल गले से उतरने वाली बात नहीं है। जिस दिन दाऊद का खात्मा होगा उस दिन देश के लिए हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खबर होगी, और हमारी सुरक्षा एजेंसियां जो भी हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो भी इसके ऊपर नजर रखी हुई है। अगर ऐसी बात होती तो पहले ही खबर हो जाती, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए हर एक चीज की। जिंदा है उसकी भी कंफर्मेशन, मरने की भी कंफर्मेशन चाहिए। और इसका जो और दूसरा जो पैटर्न है, यानी कि खास तौर से ये बताना, मुखबर जो है इसके अपने पुलिस के जैसे मुखबर होते हैं, वो हमारे जैसे होते हैं। वो हम अपने मुखबरों के इशारे पे काम करते हैं, उससे कहीं एक ज्यादा इसके पास सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज इसको खबर देते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, पुलिस की क्या एक्टिविटीज है, इंटेलिजेंस एजेंसी की क्या है, या इसके राइवल ग्रुप के छोटा राजन की एक्टिविटीज। उनके छोटा राजन भले ही जेल में है, लेकिन उसके आदमी बाहर है, वो है। और दूसरा छोटा शकील जो इसके लिए जो अभी इसके एक्टिवली काम कर रहा है, वो भी पूरे अपने जो लोगों का है उसको मोटिवेट करने के लिए और अपना पैसा वैसा जितना भी होता है उनको दिलाकर अपने खबरें पूरी रखते हैं। और ये इनका अपना नेटवर्क अभी इतना मजबूत भले ही ना हो, लेकिन हाँ डेफिनेटली अभी सरफेस में है, और इनको इसकी एक्टिविटीज पे पूरी नज़र है हमारे सुरक्षा एजेंसी की। सचिन, जब वॉर रूम में बैठ करके व्हाइट हाउस से, या फिर हम ये कह सकते हैं अमेरिका से, सुबोध, ये सवाल मेरा आपसे है कि ओसामा बिन लादेन बैठा है, उसके पास VCR है, बैठा है, फिल्म देख रहा है, या फिर मोबाइल पे है, वो वहाँ पे बैठ करके मॉनिटर किया जा सकता है। दूसरा ये कि क्या हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा, पता नहीं होगा कि दाऊद बैठ के क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। छोटा शकील आगे आता, अभी बीच में कोई ऑडियो आ जाता था तो उसकी सफाई वो छोटा शकील की तरफ से ही आ जाती थी। और दूसरा ये कि पाकिस्तान के लिए क्या वर्थ है, लाइबिलिटी है, वर्थ है, क्या चल क्या रहा होगा, वहाँ की एजेंसीज कैसी, क्योंकि इंडिया को, मैं वापस फिर वो ला रहा हूँ, जैसे फॉरेन पॉलिसी रिसेंट टाइम में इंडिया की रही है, तब वो राणा हो या फिर वो वहाँ पे वो पन्नू और तमाम लोग बैठे हों, तमाम इन चीज़ों को लेकर के अब इस रीसेंट सिनेरियो में आप इस चैप्टर को कैसे देखते हैं? सचिन, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। हमारे जो रजनीश ने जो बताया कि ऑपरेशन मुसाफिर खाना की बात की, बाकी सारी चीजों की बात की और उनके जाने की बात की, थोड़ा सा पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। थोड़ा सा मैं दर्शकों को भी जानकारी देना चाहूंगा कि दाऊद जब 92 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से वो मुंबई से बाहर जा चुका था, क्योंकि उसके बाद जो जितना भी दाऊद का आप देखोगे, जितना भी उसने कमाल धमाल, दोस्ती यारी जो भी किया, फिरौती सारी, और दाऊद का जो नेक्सस जो सक्सेस हुआ
दाऊद का देखिए, दाऊद क्यों सक्सेस हुआ, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी कि वो पुलिस के साथ काम करता था। मुंबई पुलिस में कई सारे, जैसे उसके खिलाफ भी लोग थे लेकिन उसके साथ भी लोग थे। मतलब वो कई सारे नेता जो उसके साथ में थे, जिनके बाद में नाम भी आए, अगर ऑफिशियली अनऑफिशियली बहुत लोगों के नाम भी आए। तो इसलिए वो सारी चीजें थी। लेकिन जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ 1992 का, उसके बाद एक सुर में उसके खिलाफ सारे लोग हो गए, किसी ने भी हाथ नहीं रखने दिया। और यही वजह है कि वो इस देश को छोड़ करके 92 में ही भाग चुका था। और बाहर से ही, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो कराची हो, वहां से उसने अपने ऑपरेशंस चलाए। यहाँ पे वो स्लीपिंग सेल्स थी उसकी, या जो उसके नाम पर यहाँ पर काम करते थे। क्योंकि सिर्फ इतना भी अगर कोई बोलता था, किसी बिल्डर को फोन करता था कि भाई मैं डी कंपनी से बात कर रहा हूँ, या दुबई से सिर्फ एक कॉल चला जाता था कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरा बंदा आएगा और ये आपको फिरौती देनी है, तो काम हो जाता था। उसके लिए किसी को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन 92 के बाद ये तो तय है कि इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो उसके पूरी तरह से खिलाफ हो गई। उसके खिलाफ पूरी तरह से मुंबई जो पुलिस है वो हो गई। जो लोग उसको अपना दोस्त, या होता था कि हाँ साथ ठीक है, गैंगस्टर है लेकिन चलो अब अच्छा आदमी है, ये मान के चलते थे, वो उसके खिलाफ हो गए। तो एक तरह से उसको अपनी स्ट्रेटेजी प्लान जो है वो चेंज करनी पड़ी थी 92 के बाद। और तकरीबन 10 साल तक ये सब चीजें चलती रही। जैसा रजनीश ने बताया कि 2002 के बाद कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट ऐसा हुआ नहीं मुंबई में। जो लास्ट इंसिडेंट मुझे जो याद है, क्योंकि 2002 के बाद से मैं आपको बताऊं कि बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की बात है वो हुए थे, वो हमने कवर किए थे। लेकिन लास्ट में था कि कुछ 3 आतंकवादी जो पकड़े गए थे और उनका इनकाउंटर हुआ था। इसी तरह की हुई थी घटनाएं। लेकिन इस तरह, जिस तरह से 2002 के पहले की जो फिरौती वाली चीजें होती थी वो नहीं हुई। ये रही बात जो मैंने आपको बताया कि दाऊद 92 के बाद से मुंबई में रहा ही नहीं, वो बाहर रहा। वहीं आपकी जो बात कही कि पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है दाऊद, या इंडिया के लिए क्या मायने रखता है, तो मैं बता दूं कि दाऊद जब तक 92 के पहले वो एक स्मगलर था। 92 के पहले उसके खिलाफ हार्डली, जो मुझे याद है, 1 या 2 उसके खिलाफ जो थी वो एफआईआर थी। सोचिए कितना बड़ा नाम, गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड चलाने वाला, और उसके खिलाफ 1 या 2 एफआईआर थी। तो आप समझिए किस तरह से वो काम करता था। लेकिन 92 के ब्लास्ट के बाद वो फिर जो है देश का दुश्मन हो गया था, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया। और मैं आपको साफ बताऊं कि कोई भी देश या कोई भी किसी का कोई बहुत हितैषी नहीं होता है। आज जो, जहां तक मेरी बात होती है लोगों से, तो साफ ये होती है कि जब तक दाऊद पाकिस्तान के फायदे का सौदा है तब तक दाऊद के साथ है पाकिस्तान। जिस दिन वो फायदे का सौदा नहीं रहेगा, दाऊद को वो हो सकता है खुद दे दे। या एक वो होता है ना कि एक चीज को, हमारा एक जो पत्ता है, जो उस पत्ते को हम दबा के रखते हैं कि जब वक्त आएगा तब इस पत्ते को चलेंगे। हो सकता है कि इस तरह की भी स्ट्रेटजी हो कि दाऊद उस चीज के लिए रखा गया हो कि कोई बड़ी, जब हम सौदेबाजी करें देश के साथ, भारत के साथ, तो हो सकता है दाऊद को सुपुर्द करने वाला भी खेल हो। तो दाऊद अगर ये सोच करके कराची में है, या उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उनकी हितैषी, तो ऐसा जितना मुझे नॉलेज है पॉलिटिकली, कि कोई भी सत्ता कभी किसी की सगी होती ही नहीं है। तो दाऊद तब तक है। लेकिन अभी मुद्दा सचिन एक और है, जो हम बात कर रहे हैं उस दाऊद की मौत की, या दाऊद को स्लो पॉइजन दिया गया है। आप ये समझिए कि दाऊद का जो शारजाह का है वो 90s के दशक का है। और आप समझिए तब से तकरीबन 35 से 40 साल हो चुके हैं। 35 साल तो हो ही गए। अब आप समझिए एक आदमी जो उस समय 40 साल के आसपास का है, आज उसकी उम्र क्या रहेगी, उसको कितनी सारी बीमारियां होंगी, या कितना वो होगा, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। ये मैं आप पे सोचता हूँ कि आज दाऊद की स्थिति क्या होगी। कितना भी बड़ा शेर हो, या कितना भी बड़ा सत्ताधारी हो, या कितना भी बड़ा राजा है, बुढ़ापा सबका एक वो होता है, सबकी कमजोरी होती है। आज यही वजह है कि क्राइम का जो ट्रेंड है वो तो चेंज हुआ ही है, साथ में अंडरवर्ल्ड जैसी चीजें अब रही नहीं है। अब अब ये जो चीजें हैं, जो क्राइम है, क्राइम करने के तरीके बदल गए। हालांकि मैं इस बात का समर्थन करूंगा कि ड्रग्स का, या फिर हम कहें कि इस तरह की जो और भी करतूतें जो होती हैं,
सिर्फ इंडिया में ही नहीं थी दाऊद की। जब दाऊद बाहर गया, दुबई गया, तो वो इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उसने इस तरह के क्राइम चालू किए थे। तो यहाँ पर ही नहीं, कई जगह पर उसके जो नेक्सस है वो कई जगह पे चल रहा था। लेकिन ये बात भी हम सबको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आज की डेट में वो बात नहीं है डी कंपनी की या फिर किसी भी अंडरवर्ल्ड की। मैं तो बहुत नजदीक से मैं अगर अरुण गौली की बात करूं, मैं बहुत नजदीक से मिला हूं, जाना है, समझा है, और ये समझा है कि गैंगस्टर काम कैसे करते हैं, गैंगस्टर की सोच क्या होती है, गैंगस्टर कितना, वो आपको बताएं कि गैंगस्टर डरता कितना है, ये भी समझ में आया है मेरे को। लेकिन मतलब उसको भी है, इंसान है, उसको भी मौत से बहुत डर लगता है। ये सारी चीजें मैंने देखी हैं और बहुत नजदीक से देखी है। लेकिन आज की डेट में मैं जितने भी नामी गिरामी एक टाइम पे, आज से 25 साल पहले जो थे, 30 साल पहले थे, आज उनके जो है चेहरे बदल चुके हैं, उनकी सोच बदल चुकी है, उनके काम धंधे बदल चुके हैं। बहुत सारे तो मैं आपको बताऊं कि कंस्ट्रक्शन लाइन में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हुए डराते भी हैं और अपना फ्लाइट भी बेचते हैं और पैसा भी कमाते हैं, तो उसमें वो लोग ज्यादा चले गए हैं। तो आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो ये पक्की बात है कि डी जो है या फिर जो अंडरवर्ल्ड है वो अभी अंधेरे में ही है या अंधकार में है जी। और सुबोध, एक और चीज़, ये जो है भी, ये किस तरीके से जो है पहले काम किया करते थे? क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम ही था, उस तरीके से था? और बीच में जब वो एक फिल्म आई थी जिसमें उसमें डिपिक्ट किया गया था, बताया गया था कि एक बहुत बड़े वकील जो शायद अब नहीं है, वो कहीं कॉल जाता है, लंदन में बैठे होते हैं कि मैं वापस आना चाहता हूँ, मेरा केस लड़िए, वो भी एक क्लोज चैप्टर था, बहुत कम लोग जानते हैं, वो क्या था? नहीं, बिल्कुल आपको मैं बताऊं सचिन कि आजकल हमको भी लगता है, किताबों में जब लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं या फिल्म बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि यही है कि दाऊद इब्राहिम जो अगर हम बात करें क्राइम में जो एक कॉरपोरेट स्टाइल में क्राइम करना, या जो हम बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, उसका मैं ये मानूंगा हाजी मस्तान तो थे ही, लेकिन दाऊद ने उसको जो एक्सप्लोर किया और बड़े लेवल पे गया, वो मतलब आपको बता दूं कि आज की डेट में कंपनियां वैसे नहीं चला पाते। आप सोचिए, एक आदमी गोली मारता है और अरेस्ट होता है और एनकाउंटर भी होता है, लेकिन उसको परवाह नहीं है। वजह, क्योंकि उसको भाई के का वो है कि दाऊद भाई ने बोला है अब फैमिली संभालेंगे। तो ये वो लोग बिल्कुल एक वो देते थे, भरोसा देते थे अपने जो शूटर्स होते थे, इंश्योरेंस और वो देते थे, फैमिली इंश्योरेंस है। मैं सचिन, मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये वो वक्त था जब फिल्म आती थी दीवार, ये वो वक्त था जब त्रिशूल फिल्म थी अमिताभ बच्चन की, ये वो वक्त था जब आदमी, जब बच्चा जब ग्रो अप होता था तो उसको फील यही होता था कि जाके ठोक दूंगा, मैं भी दाऊद भाई बनूंगा। तो ये वो वक्त था, क्योंकि किसी को भी इसके प्रोज एंड कॉज नहीं पता थे। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो करने का इन्होंने तरीका किया था वो वाकई ही मतलब उस वक्त बहुत अच्छा था। लेकिन आपको एक चीज और बता दूं, इनका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, ये तब तक सक्सेस था जब तक इनको पुलिस ने सीरियस नहीं लिया। क्योंकि जब यहां पर जो एक्स सीपी है एमएन सिंह, वो जब आए, उसके अलावा अपने जो वो है डी शिव कुमार, वो आए, तो ये वो सीपी थे जिन्होंने, मतलब आपने एक फिल्म देखी होगी कंपनी करके, जिसमें एक सीपी होता है जो कमर तोड़ता है पूरे उसकी, जो जिसमें साफ दिखता है, और वो सच में था कि मुंबई पुलिस ने इतने तरीके से कमर तोड़ी थी अंडरवर्ल्ड की। क्योंकि एक टाइम था अंडरवर्ल्ड को लगता था कि सब कुछ उनकी जेब में है, क्योंकि पुलिस वाले उनके दोस्त हुआ करते थे, सब लोग दोस्त हुआ करते थे, पैसा जो आता था उसकी हिस्सा बांटी होती थी, और बहुत अच्छे से एकदम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा था, और किसी की जान जाती नहीं थी, इसलिए कोई सीरियस नहीं था। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे इसकी सीरियसनेस पता चली, तो सीरियसनेस आई, मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया और धीरे धीरे कमर तोड़ी। मैं आपको बता दूं, आज की डेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर खड़ा हो सके मुंबई में, क्योंकि मैंने मुंबई को कवर किया है, मैंने कोर्ट में लोगों की देखा है, लोगों के बच्चों को रोते, उनकी पत्नियों को रोते, और जो क्रिमिनल हैं उनको रोते देखा है। मुझे समझ में आया है कि किस तरह से लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है, और इसकी वजह से ही मैं आपको बता दूं, कई सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जिनके बच्चे जो है अब अच्छे खासा पढ़ रहे हैं और मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, और उन्होंने उस तरह की चीजें की। तो अब उस तरह का क्राइम जो है वो नहीं हो रहा है।
दूसरी आपने जो बात की, जो फिल्म की, कि एक जो वकील है उनको कहा जाता है, ये बिल्कुल है, ये बात आई थी सामने, और ये था भी कि कोई भी आप समझिए कि कितने दिन तक अपने घर से बाहर रह सकता है। और इस मतलब कि जो है दाऊद को भी लगता है, छोटा शकील को भी लगता है, उनके सभी जो लोग बाहर हैं उनको लगता है, क्योंकि मेरे एक सोर्स है, उसने ये बताया था कि उन लोगों को ये अफसोस है कि अगर मेरा इंतकाल बाहर हो गया तो मैं अपनी कभी मिट्टी में दफन नहीं हाँ, ये हो बात पाऊंगा। बीच में आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना डिटेल बताने के लिए, इसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रजनीश आपका और राव साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लॉग ऑन कीजिए theindiadaily.com।